नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से जो अपन मॉर्निंग सेशंस के अंदर फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित MCQs ले रहे हैं, वो यहाँ पे ज़्यादातर जो पेपर आई हुई है उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी पेपर लेटेस्ट में लगे हैं उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे पता लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की अपन 100 MCQs करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेवल के क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि पेपर्स में पूछे गए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और शाम को अपन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ दोस्तों, शाम को 8 बजे आप सेकंड पेपर से संबंधित MCQs लेते हैं, उसको भी आप लेना ना भूलें, इंपॉर्टेंट रहती है। बचे हुए आपके पास 10 दिन है, उनमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करेंगे इनको। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करंट अफेयर से जो ओल्ड क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन अपन को उनको ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर भी अपन को यहाँ पे देख लेना है। और आज की इस क्लास के अंदर आपको सभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस सभी मिलेगा। करंट अफेयर्स में मिलेगा, साथ में यहाँ पे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स सब यहाँ पे मिलेगी आपको। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है, लेकिन कहा किसने है ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया है, और किस दुर्ग के बारे में बताया गया है प्रश्न नंबर 1 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, उसके बारे में इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि सिर से नीचे पगड़ी भी गिर जाती है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुंभलगढ़। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों में कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा समूह है वो 25 मार्च उसमें सम्मिलित नहीं था दोस्तों। यहाँ पे 18 मार्च, 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। तो यहाँ पे सेकंड चरण है जो राजस्थान एकीकरण का। कौन सा चरण रहेगा 25 मार्च 1948, तो सेकंड चरण रहेगा ये। उसमें यहाँ पे कौन सा जो ग्रुप है यहाँ पे समूह है वो सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 2 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का वो ध्यान रखना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये इसमें सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर रहेगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला यहाँ पे सही सम्मिलित रहेगा, क्योंकि अंदर दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर उदयपुर है, तो उदयपुर यहाँ पे इसमें सम्मिलित नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर, क्योंकि उदयपुर है वो थर्ड चरण के अंदर आया था, जो 18 अप्रैल वाला चरण है दोस्तों यहाँ पे उसके अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, जल्दी करने के अपन क्वेश्चंस को थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण जो 1567-68 में तीसरा साका हुआ था, किस समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो कौन से लोक देवता है वो मारे गए थे वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, 1303 वाला, फिर 1567, 1534, 34-35 और यहाँ पे 67-68। तो यहाँ पे तीसरा शाखा है, उसके अंदर यहाँ पे कौन से लोक देवता है वो यहाँ पे युद्ध करते हुए मारे गए थे। प्रश्न नंबर 3 के अंदर बताना इजी रहेगा दोस्तों। जिसे अपन 4 हाथों के देवता के नाम से जानते हैं, कमध्वज के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वीर कल्ला जी, जिसे अपन 4 हाथों के देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहिए सभी दोस्त। संप सभा की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे संप सभा की बात कर रहे हैं अपन। संप सभा की स्थापना किसने की है वो बताना है। संप सभा की स्थापना कब हुई थी, जो 1883 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी प्रश्न नंबर 4 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना यहाँ पे डूंगरपुर में यहाँ पे की गई थी। जो भीलों को एकत्रित करने के लिए की गई सभा थी वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा यहाँ पे
निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। दोस्तों अपने को यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उनको सम्मिलित करना है। एक तरफ अपने को शरीर के अंग दिए गए, दूसरी तरफ आभूषण दिए गए और नीचे अपने को यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वो अपने को यहाँ पे करना। अब देखिए दोस्तों, सिर में क्या पहना जाता है, तो सिर में यहाँ पे मेमन पहना जाता है। गले में क्या पहनी जाती है, तो गले में यहाँ पे हंसली पहनी जाती है। कमर में क्या कणकती होती है और पैर में क्या रमजोल होती है। तो अकॉर्डिंग टू अपन यहाँ पे मैच किए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 के अंदर जो सही आंसर निकलेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अकबर ने सर्वोच्च मनसब जो 7000 की मनसबदारी थी वो किस राजपूत शासक को दिया गया था। दोस्तों अकबर ने जो सर्वोच्च मनसबदारी दी थी कितनी थी, 7000 थी, वो किसको दी थी। बाद में इसको घटाकर 5000 कर दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों बाद में इसको जहांगीर के द्वारा 5000 कर दिया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और सही आंसर रहेगा जयपुर का जो यहाँ पे कच्छावा राजा है, ध्यान रखना, राजा मान सिंह या ना मान सिंह था, उसको यहाँ पे अकबर के द्वारा यहाँ पे 7000 जो सर्वोच्च यहाँ पे मनसबदारी थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों रूठी रानी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों रूठी रानी के नाम से, तो रूठी रानी का महल भी स्थित है तारागढ़ अजमेर के अंदर, ध्यान रखना, तारागढ़ अजमेर के अंदर रूठी रानी का महल स्थित है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा उमादेव। उमादेव को ध्यान रखना है, जो मालदेव की यहाँ पे पत्नी थी दोस्तों, उमादेव मालदेव की पत्नी थी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, फिर से इस अपने यहाँ पे मैच करने वाले ऑप्शंस आपको दिखाने हैं। देखे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट रहेगा और ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे कैसे भी सिंगल्स क्वेश्चन पूछ ले 4 में। तो श्राम इस नई संप्रदाय की एक तरफ शाखा है और एक तरफ प्रवर्तक दिए गए, अपने को इनका मिलाना है और फिर अपने को यहाँ पे ऑप्शंस बताने हैं प्रश्न नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है, तो अपने को यहाँ पे सिंहतल शाखा है दोस्तों, यहाँ पे सिंहतल शाखा है जो बीकानेर में है, इसका यहाँ पे संत हरि रामदास जी होगा। रेण शाखा है नागौर वाली, रेण शाखा नागौर की है, उसके संत दरियाव जी है। खेड़प्पा शाखा है जो जोधपुर में है, खेड़प्पा शाखा जोधपुर से संबंधित है, इसमें संत रामदास जी। और सापरा भीलवाड़ा की जो मेन शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, वो यहाँ पे संत रामचरण जी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सही आंसर अपने यहाँ पे 2 इसका निकल के आ गया। अब दोस्तों ये भी आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे इसका सिंगल ही पूछ ले, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, वो यहाँ पे पूछी ही जाती है, इनके प्रवर्तक पूछी ही जाती है। तो सिंहतल बीकानेर के अंदर संत हरिदास जी, हरि रामदास जी। रेण शाखा जो नागौर से संबंधित है, उसमें संत दरियाव जी। खेड़प्पा जोधपुर से संत है संत रामदास जी, और सापरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों। यहाँ पे बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के कौन से शहर में आयोजित होता है, प्रश्न नंबर 9 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा बादशाह का मेला है वो यहाँ पे राजस्थान के ब्यावर यानी अजमेर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखे दोस्तों, यहाँ पे सम्मिलित करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको सेकंड ग्रेड में इसी टाइप से मिलेंगे दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी टाइप में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ यहाँ के लेखक दिए गए हैं। हमीर हट, हमीर महाकाव्य, कानड़देव प्रबंध या पृथ्वीराज विजय। अब दोस्तों अपन सब जानते हैं पृथ्वीराज विजय ये जयानक की पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय जयानक। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की। हमीर काव्य ये नयन चंद्र। हमीर हट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, अब अपने को मान लो ये 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी अपने को यहाँ पे आंसर निकालना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर, तो वो क्या निकल के आएगा वो अपने यहाँ पे बताना है। अब अपन ने यहाँ पे सी के अंदर तो 4 देखा है, और सी के अंदर 4 है और डी के अंदर यहाँ पे 3 है, तो अपना यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलान कर रहे हैं, तो
इस प्रकार अपना ऑप्शन यहाँ पे दो ही ऑप्शन के अंदर आएगा, दो ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ये तो अपन ने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 के अंदर अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमीर महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था नयन चंद्र सूर्य के द्वारा। और यहाँ पे हमीर हट ये चंद्रशेखर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखे तो वो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपने को दो ऑप्शन के आधार पे अपन अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है तो तुक्का भी लगाना होता है, तो दो ऑप्शन पर ही अपन लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ अपने को पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। ईजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 में आहड़ है वो उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बेराट जयपुर में है, और कालीबंगा चूरू में नहीं है बल्कि ये हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार अपना जो मिसमैच रहेगा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नर्तक की विशेषता है? छिद्रित मटका है दोस्तों, यहाँ पे सिर के अंदर जो लड़कियां है वो यहाँ पे मटका ले लेती है सिर के ऊपर, और उसके ऊपर यहाँ पे इसके अंदर क्या कर देती है? छिद्र कर देती है, जिसके अंदर वो दीपक जलाती है। दीपक जलाती है वो सिर के ऊपर रखते हुए जाती है। तो कौन सा त्यौहार रहेगा? प्रश्न नंबर 12 के अंदर बताना है। और सही रहेगा आंसर यहाँ पे गुड़ला। गुड़ वाला जो मारवाड़ से संबंधित त्यौहार है वो यहाँ पे होली के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्न में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? नहीं था अपने को यहाँ पे बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 में स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 1897 से 1941 तक चला था, 44 साल तक बिजोलिया भीलवाड़ा संबंधित है। उसमें कौन संबंधित नहीं था वो अपने यहाँ पे बताना है। विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा या छगनलाल चौपासीवाल। प्रश्न नंबर 13 में बताना है। और ईजी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे छगनलाल यहाँ पे चौपासीवाल इससे बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है जिसमें जो देशी राज्य थे उसने स्वतंत्रता संघर्ष में प्रारंभ करना शुरू किया था? वो अपने यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 14 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसके अंदर देशी राज्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करने को स्वीकार किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, उसने कौन सी राजकुमारी से विवाह करने के प्रस्ताव के कारण जो औरंगजेब है वो राज सिंह से नाराज हुए थे, और फिर यहाँ पे राज सिंह और औरंगजेब के विरुद्ध दोनों में युद्ध भी हुआ था। प्रश्न नंबर 15 में बताना है। और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 में, वो ध्यान रखना है चारुमती। चारुमती रहेगी जिसके विवाह के कारण औरंगजेब है वो यहाँ पे राज सिंह से नाराज होकर उससे युद्ध किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? कन्नौज पर त्रिपक्षीय युद्ध चला था दोस्तों, कन्नौज यूपी से संबंधित है, उसमें त्रिपक्षीय युद्ध चला था, उसमें राजस्थान का है वो कौन सा राजवंश है जिसने यहाँ पे भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, चौहान, परमार, गहलोत या फिर गुजर प्रतिहार। प्रश्न नंबर 16 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे, जो भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। सुबह इवनिंग के अंदर शाम को 8 बजे अपनी MCQ सेकंड पेपर से संबंधित रहती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, और सुबह अपनी यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट पेपर से संबंधित रहेगी। PDF भी आपको जल्दी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहेगा गुजर प्रतिहार। प्रश्न नंबर 16 के अंदर गुजर प्रतिहार ने यहाँ पे राजस्थान का राजवंश है, उसने यहाँ पे कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध जो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बंदरे 1527 में हुआ था खानवा, उसमें यहाँ पे बताना आपको राणा सांगा है यानी संग्राम सिंह, इसकी युद्ध सेना में कौन नहीं था? महमूद लोधी, हसन का मेवाती, हाकिम कसूर, मालदेव राठौड़। प्रश्न नंबर 17 बताना, संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा हाकिम कसूर।
हाकिम का सूर है वो राणा सांगागी में नहीं रहेगा, बल्कि हाकिम का सूर ध्यान रखना है ये राणा प्रताप से संबंधित रहेगा, राणा प्रताप की सेना से संबंधित था। तो यहाँ पे महमूद लोधी, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ जो मारवाड़ संबंधित थे वो यहाँ पे राणा सांगागी की सेना में थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे पहले अपने को क्वेश्चंस को जज करना है कि क्या पूछा जा रहा है, वो अपने यहाँ पे एक तरफ अपने को यहाँ पे मंदिर दिए गए, दूसरी तरफ अपने को स्थान दिए गए हैं, वो अपने यहाँ पे मिस मैच वाला कौन सा बताना, प्रश्न नंबर 18 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद में है। सुनता माता जो भीनमाल जालोर में है, जहाँ पहला रोपवे भी लगाया गया था। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में श्री विजाति की कुल देवी है। साथ ही में ज्वाला माता है वो जोबनेर, तलवाड़ा संबंध नहीं है बल्कि ये जोबनेर से संबंधित है, जो खंगार हाथों की कुल देवी रहेगी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 का मिस मैच रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ज्वाला माता जोबनेर में है, ना कि तलवाड़ा की। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको अपने को यहाँ पे सेट भी करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी प्रारंभ से अंत तक जमाना है अपने को, और फिर अपने को यहाँ पे ऑप्शन से आंसर देना है। प्रारंभ से अंत तक जमाना है। सबसे पहले विक्रम संवत यानी जो विक्रम संवत में जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आते हैं उसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देखना है। प्रश्न नंबर 19 में बताना है। प्रश्न नंबर 19 में देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या आती है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 में देखना है दोस्तों अपने को, यहाँ पे सबसे पहले गणगौर आती है, इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर इसके बाद में गणेश चतुर्थी आती है, और यहाँ पे दीपावली अमावस्या जो कार्तिक अमावस्या में आती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो पहला DCAB, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर रहेगा ये अपना A। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाई की बात कर रही है। अब पिछवाई में क्या होता है दोस्तों, पिछवाई में जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उसकी पूजा की जाती है, और पिछवाई के अंदर है वो दीवार पे कपड़े पर क्या किया जाता है, बाल रूप में श्री भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20, और जो सही आंसर रहेगा पिछवाई है वो नाथ द्वारा है, राजसमंद के अंदर पिछवाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है, वर्ल्ड इंडिया से संबंधित पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है, अगर जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे कम किसका है भारत के अंदर, तो वो अरुणाचल प्रदेश का रहेगा, कितना 17 रहेगा। लेकिन सर्वाधिक किसका है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुदुचेरी, पुदुचेरी का है वो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, यानी बिड़ला सीमेंट जो फैक्ट्री है वो अवस्थित कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। बिड़ला क्या है, वाइट सीमेंट से संबंधित है, तो जो वाइट सफ़ेद सीमेंट होती है, एक गोटन नागौर के अंदर भी है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना, और बिड़ला है वो भी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। प्रश्न नंबर 22 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा बिड़ला जो सीमेंट है वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अपने को यहाँ पे बताना दोस्तों। अक्षांश में उत्तरी अक्षांश आएगा, और देशांतर वो पूरी देशांतर होते हैं, लेकिन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। मान लो ये राजस्थान है दोस्तों, यहाँ पे ये राजस्थान की स्थिति है, ये राजस्थान की स्थिति मान लो। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, ये वाला, ये कितना है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, आप सोच रहे हो दोस्तों 23 डिग्री 3 30 डिग्री 12, तो ये दक्षिणी अक्षांश है, ये नहीं रहेगा, उत्तरी अक्षांश है। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 यहाँ पे उत्तरी अक्षांश यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ऑप्शन आपको दिख जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, और उनका फिर अपने को यहाँ पे सही क्रम यहाँ पे बताना है। गुजरात की सीमा, अब देखिए दोस्तों, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पर 4 जिले गए हैं, उनमें से कितने जिले हैं वो यहाँ पे गुजरात की सीमा से मिलते हैं? प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजरात की सीमा से क्या कौन सा मिलता है? सिरोही मिलता है, डूंगरपुर मिलता है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बांसवाड़ा मिलता है। तो प्रतापगढ़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2, 4 यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट तो आगे प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, सोम एक सहायक नदी है, सोम है वो किसकी सहायक नदी है? वो अपने यहाँ पे बताना है, किसकी सहायक नदी रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 में बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माई सोम जाखम, यानी माही की नदी सहायक नदी रहेगी दोस्तों, जो बंगाल की अरब सागर से संबंधित है। माई नदी कच्छ के रण में जाती है, इसकी सहायक नदी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुद्दा है। दोस्तों यहाँ पे 2018 जिस टाइम में ये पेपर पूछा गया था वो बात है, अपने को यहाँ पे लेटेस्ट याद रखना है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 26 है वो जो इस समय सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, वो इसका माना गया था। तो अपने को यहाँ पे करंट से संबंधित याद रखना है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 2022 वाला है उसकी थीम अपने को यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि करंट वही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और फिर अपने को यहाँ पे सही कूट का यहाँ पे मिलान करना है। यानी एक तरफ अपने को यहाँ पे स्थान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ अपन को डिस्ट्रिक्ट दी गई है, वो बताना है। तो जल महल कहाँ स्थित है? पांडुपोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? लूण कर्णसन कहाँ स्थित है? फतेह सागर कहाँ स्थित है? अब जल महल अपन जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, जल महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। एक के अंदर 3 रहेगा, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन अपना सीधा सीधा यहाँ पे हट जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आ गया पांडुपोल कहाँ स्थित है? तो पांडुपोल अपन अलवर में मानते हैं, तो ये अलवर में स्थित है। तो 2 के अंदर क्या निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे? 1 निकल के आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे 27 का सही अपना यहाँ पे रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार अपन यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ष के जो बाल लिंगानुपात वो क्या था? 0 से 6 आयु वर्ष का बाल लिंगानुपात कितना था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 28 के अंदर ध्यान रखना है। 0 से 6 आयु वर्ष का जो बाल लिंगानुपात है वो यहाँ पे 919, ध्यान रखना 919 था, ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? यानी गाय की कौन सी यहाँ पे नस्ल नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गोवंश का नस्ल नहीं है वो बताना है, प्रश्न नंबर 29। दोस्तों यहाँ पे गाय की चोरी का नाम गिरा था हरी में, तो यहाँ पे ट्रिक भी अपने को यहाँ पे याद है, चोरी का नाम गिरा था हरी में, यानी सांचोरी, हरियाणवी, ये अपन गाय से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 बताना है दोस्तों आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बागड़ी, बागड़ी है वो गाय की नस्ल नहीं है, साथ ही में मालवी है, राठी है, कांकरेज है, ये गाय की नस्ल है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है, पवनों की दिशा में विचलन का मतलब यहाँ पे अवरोध से संबंधित है, वो यहाँ पे किससे होता है? प्रश्न नंबर 30 बताना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 परिभ्रमण, परिभ्रमण से संबंधित रहेगा। जो पवनों की दिशा में विचलन है बाधा से संबंधित रहेगा, परिभ्रमण होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 को वापस से अपने को मिलाना है दोस्तों, इनको सही सम्मिलित इनको करना है। प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शंस भी अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ज़्यादा छोटा नहीं किया है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और फिर अपने को सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग चैलेंजर कटक है, अल्बाट्रोस, कोलिडेरा, एजोर द्वीप और क्यूरिल द्वीप। वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रश्न नंबर 31 में बताना है। प्रश्न नंबर 31 में बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैलेंजर द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो चैलेंजर द्वीप रहेगा दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर, दक्षिणी अटलांटिक 3 नंबर में आएगा। अल्बाट्रोस कार्डिलेरा कहाँ स्थित है, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। एजोर द्वीप ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और क्यूरल द्वीप वो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें अपन यहाँ पे, तो इसका सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है, ठंडी पवन नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना। यानी 3 इसमें ठंडी पवन है और 1 इसमें गर्म पवन है। प्रश्न नंबर 32 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है जोडो। जोंडा है वो यहाँ पे क्या रहेगी, गर्म पवन रहेगी। साथ ही में मिस्टर हो गई, बोरा और पेम्पे पेरो, ये तीनों की तीनों ही दोस्तों यहाँ पे ठंडी पवन है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा यहाँ पे, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, उस समय की बात कर रहे हैं अपन। अब तो अपने को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा याद रखना है, जिसमें 25 लाख रुपए है। ध्यान रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए, जो 1 मई से स्टार्ट की गई थी, 1 मई 2022 से, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उस समय की बात करें, प्रश्न नंबर 33 में माना गया था यहाँ पे 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये इसका माना गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। महिला ग्रामीण की बात कर रहे हैं अपन, ग्रामीण साक्षरता अगर हम 2011 के अनुसार देखें तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1 है दोस्तों, यहाँ पे 52.1, लेकिन उसमें से शहरी और ग्रामीण अलग अलग हो जाती है। 34 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा 34 के अंदर वो ध्यान रखना है 45.8% है वो यहाँ पे ग्रामीण महिला साक्षरता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 को अपने को यहाँ पे मिलाना है दोस्तों, वही काम करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 के अंदर निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वो बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, और सही ऑप्शन का अपने को बताना है। मुकदना हिल राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं, रणथंभौर, केवलादेव, नेशनल चंबल सेंचुरी। प्रश्न नंबर 35 में बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंदरा हिल्स, कोटावाला, रणथंभौर और केवलादेव गना पक्षी विहार, तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। तो ए, बी और सी इसका सही आंसर रहेगा। चंबल नेशनल चंबल एस्यूरी है वो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे संरक्षण रहेगा ये। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, होकाइडो, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है दोस्तों। यहाँ पे होकाइडो द्वीप है, जापान से संबंधित द्वीप है दोस्तों, पहले बता दो जापान के द्वीप है। होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है वो अपने यहाँ पे बताना। दोनों के दोनों द्वीप है दोस्तों जापान की। 36 में बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुगारू जलडमरू के द्वारा। सुगारू जो जल संधि है, जलडमरू है, उसके द्वारा होकाइडो और साथ में होन्शु द्वीप है, दोनों के द्वारा अलग होते हैं सुगारू जलडमरू के द्वारा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, AW की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन से पर है दोस्तों। यहाँ पे कोपेन के जलवायु वर्ग में 3 प्रकार की BWHW, BSHW, CWG और AW, यहाँ पे 4 प्रकार की जलवायु होती है। उसमें से AW की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा संबंधित है, उनमें यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म है वो हर्षियन काल में हुआ है। हर्षियन काल की बात कर रहे हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसका जन्म है हर्षियन काल में हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना। जिस प्रकार टर्सरी युग हो गया, टर्सरी युग होता है, हर्षियन युग हो गया। प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 के अंदर बताना है।
हर्षेन काल से संबंधित रहेगी दोस्तों प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा यूराल पर्वत, यूरोप से संबंधित है। यूराल पर्वत का यहाँ पे हर्षेन काल से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत सर्वाधिक था। ये उस समय का क्वेश्चन है, अब अपने को लेटेस्ट यहाँ पे 2022-23 वाली इकोनॉमिक्स याद रखनी है। तो सही आंसर रहेगा 39 के अंदर वो यहाँ पे एशिया के साथ, ध्यान रखना, भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत सर्वाधिक था, वो एशिया महाद्वीप में जो व्यापार करता था भारत उसके देशों से सर्वाधिक था, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है वो अपने यहाँ पे बताना है, इसका मतलब 3 इसमें असुमेलित है और इसमें कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर के अंदर 40 के अंदर सही सुमेलित है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ सहायक नदी है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 देगा दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा सही सुमेलित है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे महानदी है, तो महानदी की सहायक नदी है वो हसदो नदी है, वो यहाँ पे सही सुमेलित रहेगी। साथ ही में कृष्णा नदी की प्राणिता नहीं है, गोदावरी की मूसी भी नहीं है, और ताप्ती की यहाँ पे ऊँग नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, सही सुमेलित रहेगी महानदी जो यहाँ पे हसदो रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व अच्छे प्रभाव नहीं लाई, नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है। यानी शीत युद्ध हुआ था 1991 से संबंधित था, उसके अंदर यहाँ पे बातें कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, सैनिक गठबंधन की बात कर रहा है, यहाँ पे सैनिक गठबंधन की बात कर रहा है। नेहरू जी के जो विचार है वो यहाँ पे सैनिक गठबंधन से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे, यानी आरपीएससी के सदस्य भी रहे, वो कौन है वो अपने क्या पे बताना। राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले वो आरपीएससी जो 29 अगस्त 1949 से संबंधित है उसके राज्यपाल उसके सदस्य भी रहे हैं, वो कौन है। सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, या फिर प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, या निर्मल चंद जैन। प्रश्न नंबर 42 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रघुकुल तिलक। राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के क्या रहे थे, सदस्य भी रहे थे, और रघुकुल तिलक एकमात्र राज्यपाल जिसको यहाँ पे बर्खास्त भी किया गया था, ध्यान रखना है बर्खास्त भी किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन से बड़ा है, एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा ही छोटा हो गया है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति जो निर्वाचन के लिए जो नॉमिनेशन करता है उसके संबंध में बताना है। नाम निर्देशन पत्र में कम से कम 50 निर्वाचक के हस्ताक्षर और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर के समर्थक होंगे। सही बात है या नहीं है अपने को बताना। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता गया, यानी गारंटी के रूप में 15,000 रुपये देने भी पड़ते हैं। जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्दिष्ट पत्रों का नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निष्पक्ष करना हुआ, यानी एक से ज़्यादा बार नॉमिनेशन नहीं कर सकता। तो अपने को तीनों ऑप्शंस में बताना है क्या सही है। 43 के अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति संबंधित है, और यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी जो 3 के 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये की गारंटी, और एक से ज़्यादा अगर उसने नॉमिनेशन किया तो वो एक ही माना जाएगा। ये बिल्कुल सही है राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ के संबंध में। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 ई सचिवालय है। ई सचिवालय क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। ई सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ये राज्य सरकार की एक परियोजना है। राज्य सरकार की एक परियोजना क्या है वो ई सचिवालय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे, यानी राज्यसभा के सदन के नेता भी नहीं रहे। दोस्तों राजस्थान भारत के अंदर है, कितने प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। जिस प्रकार मोदी है वो मोदी लोकसभा से प्रधानमंत्री बनता है, उस प्रकार राज्यसभा का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 में बताना है
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विष्णु प्रताप सिंह। वो यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि 4 सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से बने थे, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुर्जर और इंदिरा जी थी यहाँ पे। वो भी यहाँ पे किससे बनी थी? इंदिरा गांधी। वो भी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से सदस्य थे। तो 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा से बने हैं अभी तक। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 ही रहेगा, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? सरकारी दल का मुख्य सचेतक है वो कौन होता है, वो अपने क्या पे बताना। संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव या संसदीय कार्य मंत्री? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? प्रश्न नंबर 46 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री है वही सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? इकोनॉमिक्स से संबंधित यहाँ पे फैक्ट है, 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार किया है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 47 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रंजन कोठारी ने ऐसा सुझाव यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको एक बार एडजस्ट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ दोस्तों, आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे दी। देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उसकी जांच की जा सकती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति या राज्यसभा द्वारा, या फिर यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। प्रश्न नंबर 48 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसकी जांच यहाँ पे नहीं करवाई जा सकती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का अपने को यहाँ पे उत्तर का चयन करना है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस हो रहे हैं इसके नीचे, मैं इनको सेट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और अपने को यहाँ पे एक तरफ मुख्यमंत्री एक तरफ राज्यपाल, इसके कार्यकाल से संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 49 बताना है दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपन, भैरों सिंह शेखावत के समय यहाँ पे राज्यपाल कौन था? तो वो यहाँ पे रघुकुल तिलक सही है, बरकतुल्ला खां के सरदार जोगिंदर सिंह सही है, और मोहनलाल सुखाड़िया, संपूर्णानंद ये भी सही है, और वसुंधरा राज्य के मदन लाल खुराना ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1, 2 और 3 इसके सही आंसर, 1, 2, 3, 4 में उपरोक्त सभी इसके सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, प्रश्न नंबर 50 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच फेनान। फ्रेंच फेनान है वो यहाँ पे ब्लैक स्किन और वाइट मास्क के यहाँ पे लेखक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? महान्यायवादी की बात कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 51 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात करते हैं अपन यहाँ पे। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होता है, तो यहाँ पे कौन विचार है वो कौन से देश से लिया गया है 51 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन। महान्यायवादी की जो विचारधारा है वो यहाँ पे ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसका संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व चलते हैं, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्व के अंदर के यह अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 52 इंपॉर्टेंट रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद यहाँ पे पंचायती राज गठित करनी चाहिए, जो महात्मा गांधी के जो विचार है उनसे संबंधित रहेगा, यह भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखे दोस्तों, UNFCCC
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की बात कर रहे हैं, UNFCCC, UNFCCC उसकी अपनी बात करें कब लागू किया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना। कन्वेंशन है दोस्तों, ये समझौता है, 53 में बताएं। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे UNFCCC कब लागू किया गया था? 21 मार्च 1994। 21 मार्च 1994 को UNFCCC से संबंधित यहाँ पे कन्वेंशन लागू किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है दिसंबर 2018 तक कुल कितना कार्यकाल रहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। अभी तक भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर जो अस्थायी टेम्परेरी मेंबर्स के रूप में अब तक कितना कार्यकाल रहा है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा 14 वर्ष का कार्यकाल अब तक भारत ने किया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखें दोस्तों, यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन समिति की अध्यक्षता करता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी जो चयन समिति होती है, कौन कौन सदस्यों की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर राज्य का मुख्य सचिव? प्रश्न नंबर 55 में बताना है और सही आंसर रहेगा मुख्यमंत्री होता है, वो चयन समिति का अध्यक्ष होता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन से सदस्य होंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखें दोस्तों पे, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा ये बताया गया था कि भारत का राष्ट्रपति है वो यहाँ पे जो शक्तियाँ प्राप्त होती है संविधान के द्वारा उनको प्राप्त करके तानाशाह भी बन सकता है? ये किसके द्वारा यहाँ पे व्यक्त किया गया था? 56 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एलन ग्लेड हिल के द्वारा ये यहाँ पे विचार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 57, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व किन्हें स्थान नहीं दिया गया? 1935 में किन्हें स्थान नहीं दिया गया वो अपने को यहाँ पे बताना है। 57 बताना है दोस्तों। यहाँ पे सिख, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यहाँ पे पारसी को नहीं दिया गया। ध्यान रखना पारसी है, पारसी को यहाँ पे नहीं दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया था वो अपने पे बताना है। प्रश्न नंबर 58 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 58 में जून 1968 को है वो परमाणु अप्रसार संधि है उसको यहाँ पे स्वीकार किया गया था UNO के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? यानी जो पुस्तकें दी गई है उनमें से कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी नहीं गई है? वी दी पीपुल, दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया या दी बुद्धा एंड हिज धम्मा? प्रश्न नंबर 59 बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा वी दी पीपुल। ये अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया और दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये यहाँ पे ये तीनों की तीनों पुस्तक है वो ध्यान रखना है किसकी रहेगी? BR अम्बेडकर की रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ नेता दूसरी तरफ इनके विचार दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है या नहीं वो अपने यहाँ पे बताना है। दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद, राम मनोहर लोहिया अपवाद सिद्धांत और MN राय नव मानवतावाद। 60 के अंदर बताना। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है विचार से संबंधित? तो सही आंसर रहेगा राम मनोहर लोहिया वो अफवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। साथ ही में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद और यहाँ पे MN राय नव मानवतावाद से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य रहे हैं? सरकारी आयोग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जो केंद्र राज्य संबंधों का विचार मध्य समझौता है सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्यों के मध्य संबंधित है करों के विभाजन से। तो कौन सा यहाँ पे सदस्य नहीं है? 61 बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे B शिवरामन है वो सरकारी आयोग का सदस्य
रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे नहीं नहीं यहाँ पे रहे हैं। कौन सा सदस्य यहाँ पे सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं, तो बी शिवरामन है, बाकी वाई वी चंद्रचूड़ और के जी रेड्डी और यहाँ पे एम एम मुंशी इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 62, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता रहे तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं, कोटेशन इंपॉर्टेंट होता है, आपको पहले ही बता देता हूँ। ये किसके द्वारा बताया गया है कि संविधान एकात्मक है संघात्मक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो क्या करना है, उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये ऐसा यहाँ पे संविधान के बारे में कहा गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखे दोस्तों। यहाँ पे वर्तमान राज्य सरकार 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2063 में अपने को यहाँ पे नहीं बताना है, ओल्ड क्वेश्चन रहेगा, अपने को यहाँ पे कोई इसके ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 164 देखिए दोस्तों आप, 123 समझौता एंड हाइट एक्ट किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों यहाँ पे 123 समझौता 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 64 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। भारत और अमेरिका के बीच है वो असैनिक है परमाणु समझौता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, प्रश्न नंबर 65 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों मतदाता सूची में दर्ज गांव के सभी जो सदस्य हैं, निवासी है, जिनका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गाँवों को मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? दोस्तों ये भी 2018 के अंदर पूछा गया था, लेकिन इस समय ओल्ड क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे इससे कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, तो ये अपने को ध्यान नहीं देना है इस पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 67, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल की बात कर रहे हैं अपन, इसका संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे ओम प्रकाश मिठारवाल का इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 2022 में इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, सीकर का खिलाड़ी है। इसके लिए तो आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की क्लास वीडियो दिया गया है उसको देखना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए। और अपूर्वी चंदेला दोनों के दोनों 67 में क्या रहेंगे वो यहाँ पे ध्यान रखना है, निशानेबाजी से संबंधित है। जो अपूर्वी चंदेला यहाँ पे जयपुर से संबंधित है और ओम प्रकाश मिठारवाल वो सीकर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? दोस्तों वैज्ञानिकों को 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा जिला है 68 के अंदर बताना। और दोस्तों सही आंसर रहेगा जैसलमेर के जो अकलवुड फॉसिल पार्क है उसके अंदर वैज्ञानिकों को हाल ही में लगभग यानी 5 से 6 महीने पहले ये की बात है, सॉरी दोस्तों 2018 की बात है ये तो, लेकिन उस समय ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जैसलमेर में जो पुराने जीवाश्म है वो अकलवुड फॉसिल पार्क है उसमें भी जीवाश्म मिले हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? ये भी अपने को यहाँ पे याद नहीं रखना है क्योंकि 2018 का करंट का क्वेश्चन है, उस समय का अपने को लेटेस्ट करंट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है जो राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व है, अब चौथा भी बन चुका है रामगढ़ विषधारी बूंदी से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 70 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना कोटा बूंदी चित्तौड़ और झालावाड़। प्रश्न नंबर 70 कोटा बूंदी चित्तौड़ और झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? दोस्तों प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ खोला गया? 71 के अंदर बताना है और वो सही आंसर रहेगा दोस्तों सीकर के अंदर, सीकर के अंदर खोला जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब, उस समय का क्वेश्चन है, अपने को ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे भामाशाह टेक्नो हब है उसका उद्घाटन कहाँ है, यानी भामाशाह टेक्नो हब है वो कहाँ है, अपने को इस पे बात पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि भामाशाह टेक्नो हब है वो कहाँ स्थित किया गया था।
72 के अंदर, तो वो जयपुर के अंदर है। भामाशाह टेक्नो हब यहाँ पे रहेगा, भामाशाह टेक्नो हब। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले। अब देखिए दोस्तों, ये 2018 का प्रश्न है, उस समय इसको हाल ही में शब्द जोड़ा गया था, हाल ही में, लेकिन ये अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटास के भंडार कौन से जिलों में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पोटास के भंडार कौन से जिलों में मिले हैं 73 के अंदर, और सही आंसर रहेगा 73 के अंदर वो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इसमें वहाँ पे पोटास के भंडार मिले हैं। क्योंकि ये तो क्वेश्चन अभी भी बनता है कि पोटास के कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार का अनुमान व्यक्त किया है। स्वर्ण यानी सोने के, गोल्डन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके मिले हैं वो अपने यहाँ पे बताना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने के प्रमाण किस कहाँ मिले, 74 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उदयपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा में यहाँ पे गोल्ड, सोने के भंडार यहाँ पे मिले। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस स्पर्धा से है। दोस्तों यहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर है किस स्पर्धा से है, F46 कैटेगरी से खेलते हैं, ध्यान रखना F46 कैटेगरी से खेलते हैं, जो करौली से संबंधित है। और किसका खिलाड़ी रहेगा, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें उसके अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लाया था। प्रश्न नंबर 75 और सही आंसर रहेगा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के खिलाड़ी रहेंगे सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 देखें दोस्तों, यहाँ पे 76 रहेगा, थोड़ा सा छोटा किया है जरूर। निम्नलिखित तो कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है, नहीं है वो अपने क्या बता। भारतीय संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन सा सत्य नहीं है 76 के अंदर बताना दोस्तों। यहाँ पे 76 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज व उत्पादन का सापेक्ष योगदान घट रहा है, वो यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत थोड़े से टफ पूछे जाते हैं। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक रहता है, वो अपने यहाँ पे बताना। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा विशुद्ध यानी एनएनपी से ज़्यादा रहता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो सदैव है, वो किससे ज़्यादा रहता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है यानी एनएनपी से ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है वो अपने यहाँ पे बताना है, 77 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूंजी उपभोक्ता भत्ता के कारण, पूंजी उपभोक्ता भत्ता के कारण है वो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें नेशनल इनकम है, ध्यान रखना है नेशनल इनकम है, उसके अंदर है वो वृद्धि न्यूनतम रही है, 78 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है तृतीय पंचवर्षीय, थर्ड पंचवर्षीय योजना में है वो नेशनल इनकम में है वो वृद्धि न्यूनतम रही थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि रही है वो अपने यहाँ पे बताना है 79। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2014-15 के अंदर है वो कृषि क्षेत्र के अंदर है वो ऋणात्मक वृद्धि रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋणात्मक वृद्धि रही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, तेंदुलकर विधि के अनुसार, जो तेंदुलकर समिति है 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। तेंदुलकर समिति जो गरीबी से संबंधित मूल्यांकन करती है, तेंदुलकर समिति हो गई, रतन दांडेकर समिति हो गई। प्रश्न नंबर 80 और सही आंसर रहेगा उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है वो सबसे कम यहाँ पे सर्वाधिक कमी दर्ज आई है, किसमें, निर्धनता में, गरीबी में कमी आई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखें दोस्तों, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति की अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी के संबंधित है। कौन से प्रेरक है सम्मान और प्रतिष्ठा। प्रेरक दोस्तों अलग अलग मेस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने 2 प्रकार के प्रेरक, एक होता है स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम। गेरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जिसमें एक होता है जैविक,
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इस प्रकार 3 वैज्ञानिकों ने प्रेरकों के प्रकार बताए। तो प्रश्न नंबर 81 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक है जो गेरेट के द्वारा बताया गया प्रेरक रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों, भावनाओं का अवलोकन किया जाता है। व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी के मापन की व्यक्तित्व के मापन की विधियों में कौन सी विधि है जो उसके विचार, शैली, व्यवहार, तौर तरीके, भावनाओं का अवलोकन करती है? प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी, प्रशिक्षण या व्यक्ति अध्ययन? प्रश्न नंबर 82 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 82 के अंदर वो ध्यान रखना है व्यक्ति अध्ययन, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से जानते हैं इसे भी, जो मेरिनो के द्वारा दी गई थी। व्यक्ति इतिहास विधि मेरिनो के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? वो अपने क्या पे बता। बांडुरा की बात है जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, उसमें कौन सी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक या अभिप्रेरणात्मक? प्रश्न नंबर 83 में बता रहे हैं और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा अनुभवनात्मक। अनुभवनात्मक है यहाँ पे, ये इसके अंदर नहीं है। साथ में धारणात्मक, अवधारणात्मक और साथ में अभिप्रेरणात्मक इसके रहेंगे। 84 में देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन उच्च बुद्धि का संकेत है? कौन सी उच्च बुद्धि यानी हाई आईक्यू से संबंधित है? वो अपने क्या पे बताना है। 84 के अंदर बताना है उच्च बुद्धि का संकेत है। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता कर बताना, समान गलतियों की किसी कार्य का पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, या फिर उच्च श्रेणी प्राप्त। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 84 में उच्च बुद्धि का संकेत है वो यहाँ पे समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा गलती नहीं करना है, वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं पर अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं समायोजन की यांत्रिक कहलाती है। कौन सी समायोजन है? वो अपने क्या बताना है। बालक यानी कक्षा में तो कार्य नहीं कर रहा है और अपने अध्यापक की गलती बता रहे हैं, वो कौन सा समायोजन की यहाँ पे युक्ति रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 85 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रक्षेपण, यानी दूसरों पर आरोप लगाना प्रक्षेपण है, वो यहाँ पे ये विधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 देखें दोस्तों। सेल्डन के सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कौन सा कहलाता है वो बताना है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण या घटना क्रिया सिद्धांत? 86 के अंदर बताना है। तो इसे अपन प्रारूप सिद्धांत यानी प्रकार सिद्धांत, व्यक्ति के उसकी वजन और शारीरिक आधार पर बांटा है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों यहाँ पे 87 रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वो अपने घर पे बताना है। 87 के अंदर कौन सा सही नहीं है? प्रौढ़ और बालक के संवेगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, यानी बालक की तुलना में है वो प्रौढ़ के संवेग क्या हो जाते हैं? जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों। टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? टॉरेंस के जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी के मापन के लिए कौन सा यहाँ पे संबंधित कार्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 88 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 88 का वो जानना है। एक लंबी कविता को याद करना है वो टॉरेंस के यहाँ पे क्रिएटिविटी को जांचने के लिए यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? यानी शारीरिक विकास की गति वो सबसे धीमी हो जाती है, वो अपने क्या पे बताना है। कौन सी अवस्था रहेगी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या भ्रूणावस्था? 89 में बताना है और सही आंसर रहेगा तो बाल्यावस्था होती है, जो सेकंड स्टेज होती है, वो सबसे धीमी गति से शारीरिक वृद्धि और विकास इसमें होता है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 रहेगा यहाँ पे, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। केटल का जो संस्कृति मुक्त परीक्षण है वो बुद्धि का कौन सा प्रकार है वो बताना है। बुद्धि परीक्षण का व्यक्तिगत, सामूहिक, शाब्दिक, अशाब्दिक। केटल का सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 90 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, अशाब्दिक परीक्षण है। कौन सा? अशाब्दिक परीक्षण रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों यहाँ पे, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। जो धीमी गति से सीखते हैं उन बालकों के लिए क्या करना चाहिए वो अपने घर में बताना है। उपचारात्मक के रूप में बताना है दोस्तों यहाँ पे 91। और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, यानी रेमेडियल शिक्षण की यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, टीचिंग की करनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। बालक का व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है वो बताना है। विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष प्रत्यक है। 92 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। 92 का सही आंसर रहेगा, विकास क्या है? एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, यानी एक अध्यापक है उसके लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है उसका क्या महत्व है, निहितार्थ है वो बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 93। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना, बालक और विद्यार्थियों को समझना। बालक और विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये उदाहरण किसका है। एक कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी का समूह है वो एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट पर मिलकर कार्य करता है, ये किसका उदाहरण? 94 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, सामाजिक निर्मितिवाद उपागम का उदाहरण रहेगा। सामाजिक निर्मितिवाद का उपागम का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95 थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों इसको एक बार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है। रोहन है वो बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए सारे किलोजी का है, लेकिन जोड़कर फिल्म से पूछा गया है, बाहुबली पिक्चर से जोड़कर पूछा गया प्रश्न है। 95 में बताना है। और सही आंसर रहेगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण वो क्या कर रहा है, इंतजार नहीं कर रहा है, वो तो फट के इसको आगे की सोचेगा, इसलिए खुद के अंदर के मन के कारण उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96 में देखिए दोस्तों, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत यानी ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है, यानी कुल मिला के पूछा गया है त्रितंत्रीय सिद्धांत वो किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 96 के अंदर त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात करें और सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। त्रितंत्रीय सिद्धांत वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था 97 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में नहीं है, संबंधित नहीं है, वो अपने क्या पे बता। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है उससे संबंधित नहीं है। ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान। 97 बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है, ध्यान रखना, ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार परक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर देखिए दोस्तों 98 में अपना यहाँ पे रहेगा कॉलम 1 और 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है और सही उत्तर का अपने को चयन करना है। ये अपने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत कौन है, व्यवहारवाद के कौन है, गेस्टाल्टवाद के कौन है और निर्मितिवाद के कौन है। इंपॉर्टेंट इजी रहेगा दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर मनोविश्लेषण से संबंधित पूछा जाए तो वो कौन रहेगा यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड रहेगा। मनोविश्लेषण व्यवहारवाद अपन ने देखा ही है, वाटसन होता है, इनसे संबंधित होता है। गेस्टाल्टवाद
जो किससे संबंधित है, मैक्स वर्दियमीर से संबंधित है। निर्मितवाद किससे संबंधित है, लेव वाइगाट से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 98 के अंदर जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, 98 में थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने लगाया था सिगमंड फ्राइड। 2 के अंदर ए रहेगा, व्यवहारवाद से CL हल रहेंगे। वैसे व्यवहारवाद के जनक वाटसन होते हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो यहाँ पे मैक्स वर्दियमीर। और निर्मितवाद के लेव वाइगोट्स की संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणों में सहायता करना है, वो किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी विगत यानी पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम धनात्मक सरलीकरण, उसमें फायदा मिल रहा है, तो वो किस प्रकार का अधिगम रहेगा 99 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब धनात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों। बालक के आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। आत्म विकास के लिए कौन सा यहाँ पे तरीका नहीं है। तो प्रश्न यहाँ पे 100 सही आंसर रहेगा समस्याओं से बचने की सलाह देना। बालों को समस्याओं से बचने की सलाह देना है, वो बात बालक के आत्म प्रत्यय विकास का तरीका नहीं है। तो ये दोस्तों अपन ने 100 क्वेश्चन किए हैं इंपॉर्टेंट पेपर से संबंधित। कितना स्कोर आप कर पाए हैं, लगभग लेवल का क्वेश्चन, लेवल का पेपर था दोस्तों। करंट अफेयर्स को छोड़कर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्लास उसको बताना, और क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों पे। और शाम को अपन यहाँ पे 8 बजे अपन यहाँ पे क्लास लेंगे, वो अपनी सेकंड पेपर से MCQ से संबंधित रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।